हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटर्स एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मई मंथ के पॉलिटिकल करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस वीडियो के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ 2020 का पार्ट है और इसमें 100 डेज़ का क्रैश कोर्स डिज़ाइन किया जाएगा, जिसमें यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले सभी सब्जेक्टों और करंट अफेयर्स की डिटेल में एनालिसिस दिया जाएगा और वो प्रीलिम्स स्पेसिफिक एनालिसिस होगा ताकि आप प्रीलिम्स कोर्स को अच्छे से पढ़ सकें, समझ सकें। इस चैनल का उद्देश्य स्मार्ट स्टडी और इजी लर्निंग को प्रमोट करना है और इस प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज़ का उद्देश्य लॉकडाउन के दौरान जो बच्चों की स्टडी अफेक्टेड रही है या फिर जिन स्टूडेंट्स ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है बट वो रिवाइज़ करने की सोच रहे हैं, उनके लिए कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट वे में पढ़ाई का स्कोप तैयार किया जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पॉलिटी करंट अफेयर्स में मई मंथ में स्पेशली 4 टॉपिक्स पे फोकस हुआ है, क्योंकि यही कुछ इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे जिनसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। एक तो वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम, दूसरी जम्मू एंड कश्मीर कॉन्टेक्स्ट में एक इंटरनेट 4G का इशू चल रहा था वहाँ पे, तो उससे रिलेवेंट भी कुछ है जो प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है। 3rd 5th शेड्यूल के बारे में है, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र के गवर्नर ने कोई रूल पास किया था, उसको लेकर के था, तो वो रूल क्या पास किया था क्या नहीं था वो तो कॉन्टेक्स्ट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसमें 5th शेड्यूल काफ़ी इम्पोर्टेंट था, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक विजाग गैस लीक का इशू था जिसमें काफ़ी लोगों की डेथ हो गई थी, और तो इसमें ये 2 कॉन्सेप्ट सामने आते हैं, एक स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का और एक एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी हालांकि अभी रिसेंटली यूज़ हो रही है, अब इसको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन वीडियो में। वन नेशन वन राशन कार्ड, ये स्कीम मार्च 2021 तक सभी स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरीज में इम्प्लीमेंट करनी है। अंडर दिस वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, बेनिफिशियरी विल बी एबल टू बाई सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी FPS मतलब फेयर प्राइस शॉप्स अक्रॉस कंट्री यूजिंग देयर एग्जिस्टिंग सेम राशन कार्ड दैट इज़ आधार लिंक्ड। मतलब जिन लोगों के पास आधार से ऑलरेडी लिंक्ड राशन कार्ड्स हैं, वो लोग भी इस स्कीम के अंदर में आकर के सब्सिडाइज्ड जो भी फूड ग्रेन्स है, जो कि फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के थ्रू आते हैं ना, उन सबको फ़ायदा मिलेगा इस स्कीम से। फिर बात ये आती है कि भाई इसकी रिकमेंडेशन किस कमेटी ने दी थी, क्या हुआ था, तो देखो ये पार्था मुखोपाध्याय वर्किंग ग्रुप थी ऑन माइग्रेशन, रिकमेंडेड फॉर पोर्टेबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड इट्स बेनिफिट इन 2017। तो इस कमेटी के अंदर ये बात हुई कि भाई जो माइग्रेंट्स हैं उनको भी इस स्कीम का फ़ायदा मिलना चाहिए, मतलब PDS स्टोर्स पर जाकर के वो भी अपने राशन को ख़रीद सके। उसके लिए करते क्या है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई बंदा राजस्थान का है और वो बंदा जाता है, जॉब करता है, माइग्रेंट लेबर है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, तो उसका राशन कार्ड तो राजस्थान में बना हुआ है और महाराष्ट्र में उसको क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। तो क्या है कि एक इन्होंने गवर्नमेंट ने फिर एक स्कीम बना दी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि अप्रैल 2018 में ये लॉन्च हुई थी स्कीम। तो इस स्कीम के थ्रू जो है, अब वो जो राशन कार्ड था जो उसका राजस्थान का, वो क्या है कि अब महाराष्ट्र में भी अप्लाई हो जाता था, तो इस स्कीम के थ्रू और ऐसी कुल मिलाकर के कुछ 17 स्टेट्स थी जिन्होंने इस स्कीम से जुड़ना पसंद किया था और यूनियन टेरिटरी से। लेकिन अब ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो नई स्कीम ला दी है वन नेशन वन राशन कार्ड, उसमें यह है कि अब तो सारी इंडिया की सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को इससे जोड़ना है। तो न्यू सिस्टम विल आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज थ्रू बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ स्केल डिवाइसेस इंस्टॉल्ड एट FPS। तो यार ये जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी होगा वहाँ पे,
उन स्टोर्स पे, FPS स्टोर्स पे। साथ साथ ये पॉइंट ऑफ सेल डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाएगा, जिससे ये कि यार वो करप्शन नहीं हो और सही इंसान को, जो भी सही व्यक्ति है उसको उसका राशन मिले। इसको लेकर के ध्यान में रख कर के ये प्रोविज़न रखा है इन्होंने। तो इससे अकाउंटेबिलिटी अच्छी होती है ना, और थोड़ा सा करप्शन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहती है गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। तो ये इस तरीके का प्रोविज़न रखा है इन्होंने। तो इसी वजह से आधार कार्ड को भी लिंक किया इन्होंने। अंडर दिस अ माइग्रेंट विल बी अलाउड टू बाई मैक्सिमम ऑफ 50% ऑफ फैमिली कोटा। अभी फैमिली का जितना टोटल बनता है ना, उसका 50% जो है वो माइग्रेंट यूज़ कर सकता है। मान लो फैमिली तो राजस्थान में रहेगी, ठीक है, और बंदा जो है महाराष्ट्र में काम कर रहा है, तो उसको जो है ये इतना होगा कि 50% तक वो फैमिली कोटे का यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो वहाँ से जा कर के वो बाई कर पाएगा, तो उसकी लाइवलीहुड भी चलती रहेगी। तो फूड सिक्योरिटी एक्चुअली गवर्नमेंट का एक एम है ही सही कि उनको मतलब अप्लाई करना है ये चीज़, क्योंकि उन्होंने 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया था। तो दिस इज़ टू एंश्योर दैट द इंडिविजुअल आफ्टर शिफ्टिंग टू अनदर प्लेस डज नॉट बाई द एंटायर फैमिली कोटा इन वन गो। तो ऐसा इसलिए किया गया है ताकि एक ही बार में जाकर के वो बंदा सारा का सारा राशन नहीं खरीद ले, फैमिली के लिए भी रहे। थोड़ा सा इस तरीके का प्रोविज़न है कि 50% मैक्सिमम वो यूज़ कर सके उस राशन का, जितना फैमिली को दिया जा सकता है। आपको पता चलेगा अभी आगे जा कर के कि BPL को जो है करीब 35 kg मिलता है, और जो APL फैमिलीज़ होती है, APL होती है अबव पोवर्टी लाइन में जो होती है, और BPL होती है जो बिलो पोवर्टी लाइन क्राइटेरियाज में आती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये स्कीम तो देख लो आप 17 स्टेट्स में अप्लाइड थी, जो इंटीग्रेटेड वाली ये स्कीम है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अभी बात आती है कि राशन कार्ड बहुत सालों से है, बरसों से है ये। तो ये स्कीम क्या किया है कि एक्चुअली अप्लाई कौन करती थी? स्टेट गवर्नमेंट बनाती थी राशन कार्ड, ठीक है। तो वो क्या करती थी, ये APL के लिए बनाती थी, BPL के लिए भी, और अंत्योदया फैमिलीज़ के लिए। UPSC इसी तरह से क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई BPL ओनली फॉर BPL एंड अंत्योदया फैमिली, ऐसा कोई ऑप्शन दे देगा और APL को नहीं देगा। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। APL कैटेगरी के लोगों को भी जो है राशन कार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। एंड ठीक है, एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिफिकेशन क्या है, इट हैज़ बिकम एन इम्पोर्टेंट टूल बन गया है ऑफ आइडेंटिफिकेशन व्हेन अप्लाइंग फॉर अदर डॉक्यूमेंट। मतलब दूसरे डॉक्यूमेंट्स में भी काम आ जाता है ये, ठीक है, बनाने में। राशन कार्ड से डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी बन जाएगा। इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट फॉर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थोड़ा सा ये मॉडर्न सिस्टम हो गया इस स्कीम के थ्रू ना, क्योंकि बायोमेट्रिक यूज़ कर रहे हैं, पॉइंट ऑफ स्केल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं, थोड़ा सा इस तरीके से। फिर ये क्या थी, एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है ये, ठीक है। जो इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट, ये IMPDS है, ये एक सेंट्रल सेक्टर की, मतलब कि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रहा है। बात ये थी कि जो राशन कार्ड बनाने का काम था वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर था, बट ये स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू पैसा प्रोवाइड किया जाता है, इसलिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के थ्रू। और इम्प्लीमेंट कौन सी मिनिस्ट्री कर रही है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन कर रही है। फिर ऑब्जेक्टिव क्या था इस स्कीम की, कि ये नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी करना है। अब पोर्टेबिलिटी का मतलब हम लोग यही सोचते हैं कि भाई जैसे कोई बंदा राजस्थान का है और उसका सिम कार्ड जो भी है, तो वो मान लो एयरटेल में है, मतलब और वो एयरटेल से मान लो शिफ्ट करके जियो में ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ये पोर्टेबिलिटी होती है ना। उसी तरह से कोई राजस्थान का बंदा है, वो जा कर के महाराष्ट्र का कार्ड बनवा लेता है, तो इसी को कहेंगे पोर्टेबिलिटी। तो ये नेशन वाइड पोर्टेबिलिटी। अब वो बंदा मान लो महाराष्ट्र से फिर कल को कहीं और चला गया, तो वहाँ का भी बनवा लेगा। तो इस तरीके से ईजीली पोर्टेबिलिटी हो ये राशन कार्ड बनाने में, इस पे ध्यान दिया गया है। इन फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, क्रिएशन ऑफ नेशनल लेवल डाटा रिपोजिटरी बनाएंगे फॉर डी डुप्लीकेशन ऑफ
बेनिफिशियरी डाटा आधार कार्ड, आधार बेस्ड, मतलब यार इसको है ना नए तरीके से बिल्कुल आधार कार्ड से लिंक विंक करके नेशनल लेवल का जो है एक डाटा रिपोजिटरी बनाएंगे, ताकि अच्छे से डाटा सुरक्षित हो, क्लियर हो कि भाई मान लो एग्जांपल इंडिया में 25 करोड़ लोग हैं, उनको ज़रूरत है ये राशन कार्ड की, तो उन्हीं का डाटा होगा और उनको बिल्कुल मतलब सही तरीके से सही लोगों को तक पहुंच पाएगा इस स्कीम का लाभ। सो यूज़ ऑफ एडवांस्ड डाटा एनालिटिक्स टेक्निक टू ब्रिंग अबाउट कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो अब इस स्कीम में बस यही है कि इन्होंने थोड़ा सा नया टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, कुछ नई डाटा एनालिटिक्स टेक्निक यूज़ करेंगे। फर्दर कुछ पॉइंट है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल के आते हैं कि मेजर कमोडिटीज़ कौन कौन सी यूज़ होती है इस स्कीम में। तो कुछ स्टेपल फूड ग्रेन्स का यूज़ होता है, जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, शुगर हो गया, और कुछ एसेंशियल फ्यूल्स होते हैं जैसे कि केरोसिन हो गया, ठीक है। और ये सब कहाँ मिलते हैं, ये फेयर प्राइस शॉप्स पे वो जाएगा बंदा तो उसको वहाँ पे मिलेंगे। फिर ये इम्प्लीमेंट कौन कर रही है, एक्चुअली फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक पीएसयू है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएसयू है, वही डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती है इन फेयर प्राइस शॉप तक जो है, फेयर प्राइस शॉप तक जो है एफपीएस तक पहुंचाने का काम करती है ये। तो अंडर द पीडीएस स्कीम ईच फैमिली बिलो द पॉवर्टी लाइन इज़ एलिजिबल फॉर 35 kg ऑफ राइस और वीट every month, while the household above the poverty line is entitled to 15 kg of food grains on a monthly basis। मतलब आपको दिख ही रहा है कि APL को 15 kg है और BPL को 35 kg राइस या वीट मिलेगा। अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं दोस्तों, इसमें ये है जम्मू कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ही है, और वहाँ पे इंटरनेट सर्विसेज आपको पता ही है कि वो बैन वैन कर दिया था, तो उसको लेकर के लोग परेशान हो गए थे, तो उन्होंने किसी ने कोर्ट वोर्ट में केस फाइल कर दिया, और फिर उसके बाद जो भी है सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई ठीक है एक बैलेंस बना के रखो आप फंडामेंटल राइट। तो कॉन्टेक्स्ट तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट बात ये आती है कि एक क्वेश्चन इमर्ज होता है यहाँ पे कि जो यूपीएससी पूछना चाहेगा कि व्हाट प्रोसीजर डज द गवर्नमेंट फॉलो टू सस्पेंड इंटरनेट सर्विसेज। तो भाई साहब ऐसे कौन से एक्ट हैं जिनके थ्रू जो है ये इंटरनेट जो है सस्पेंड हो जाती है सर्विसेज, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 और टेलीग्राफ एक्ट 1885 में ऐसे कुछ प्रोविज़न हैं जिनके बेसिस पे इंटरनेट सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों ये एक इशू था महाराष्ट्र का, जिसमें जो गवर्नर साहब थे उन्होंने ऐसा कुछ किया, ऐसा कोई रूल वूल पास कर दिया जो स्केड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड था। अब क्या होता है स्केड्यूल्ड एरिया में गवर्नर को जो है पावर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो गवर्नर के पावर्स को डील करेंगे अपन इसमें। और 5th स्केड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी जो है इससे क्वेश्चन पूछ सकती है आपसे। तो देखो 5th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ स्केड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, एज वेल एज स्केड्यूल्ड ट्राइब्स रिसाइडिंग इन एनी स्टेट्स अदर देन। ये ध्यान रखना इन 4 स्टेट्स को छोड़ के बाकी सब स्टेट्स में ये जो है 5th स्केड्यूल स्केड्यूल्ड एरिया में अप्लाई होता है, ठीक है। ये 4 स्टेट जो है ना, ये जब आपको पता है कि नॉर्थ ईस्ट में जो है असम है, असम के बाजू में जो है मेघालय है, और आपको पता है कि यहाँ पे त्रिपुरा है और ये मिजोरम है। ये जो 4 हैं रीजन, ठीक है, इंडिया के मैप में, ठीक है। तो ये जो है इन 4 रीजन में तो स्केड्यूल नंबर 6 अप्लाई होता है, स्केड्यूल नंबर 6 अप्लाई होता है इन 4 स्टेट्स में। बाकी पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं उसमें स्केड्यूल्ड एरिया में 5th स्केड्यूल अप्लाई होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ स्पेशल प्रोविज़न क्या है 5th स्केड्यूल के, इस कुछ स्पेशल प्रोविज़न मतलब कुछ ना कुछ स्पेशल पावर्स मिली हुई है इन स्केड्यूल्ड एरियाज़ को। देखते हैं क्या है। गवर्नर ऑफ ईच स्टेट हैविंग स्केड्यूल्ड एरियाज shall annually or whenever so required by the president make a report to the president regarding the administration of the scheduled area। तो मतलब गवर्नर साहब जो हैं वो क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट बनाते हैं हर साल, और वो क्या है प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। बस ये एक काम करना होता है जो गवर्नर को करना पड़ता है, या गवर्नर किसी के थ्रू करवाता है। यार गवर्नर की इतनी बड़ी
होगी उसकी भी मशीनरी, उसके थ्रू करवाता होगा। ठीक है, तो यूनियन गवर्नमेंट जो होती है शेल हैव एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है टू गिव डायरेक्शन टू द स्टेट्स एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्केड्यूल्ड एरियाज। तो यार यूनियन गवर्नमेंट जो होती है ना, जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके पास बड़ी पावर होती है स्पेशली इन स्केड्यूल्ड एरियाज़ के मामले में। स्केड्यूल्ड एरियाज़ मतलब वो होते हैं जहाँ पे स्केड्यूल्ड ट्राइब होती है। ठीक है, तो उन ट्राइब्स का यही है कि उनकी वो मतलब थोड़ा सा अलग रहना चाहते होते हैं, थोड़ा सा सोसाइटी से ना, थोड़े अलग टाइप के से लोग होते हैं, मतलब उनको अलग ही रहना होता है क्योंकि वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल से उतना जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो गवर्नमेंट ने यही सब चीज़ों को सोच करके स्केड्यूल्ड एरियाज़ बनाए थे और ये उनको स्पेशल राइट्स देने के लिए स्केड्यूल 5 बनाया था। अब देखो इसमें क्या होता है, इनका थोड़ा ध्यान रखने के लिए एक ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल भी बनाई गई है इन एनी स्टेट हैविंग स्केड्यूल्ड एरिया। जिस स्टेट में ना ये है ट्राइब्स स्केड्यूल्ड एरिया है, वहाँ पर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ कंपोजिशन भी है। कंपोजिशन क्या है भाई, देख लेते हैं भाई। कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 20 मेंबर्स। ठीक है, इसमें 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, एक काउंसिल ये जो बनी है ना, ये ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल, इसमें 20 मेंबर से ज़्यादा नहीं होते हैं और जो भी होते हैं वो कौन डिफाइन करता है, वो गवर्नर साहब डिसाइड करते हैं। ठीक है, इसमें से यह है कि 3/4 जो बंदे होंगे ना, वो क्या होंगे, उसी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली के स्केड्यूल्ड ट्राइब के बंदे होंगे और अगर नंबर कम पड़ जाता है तो अदर जो दूसरे स्केड्यूल्ड ट्राइब्स से कोई एमएलए होता है तो उसको बना देते हैं मेंबर। ठीक है, आगे देखो ये पता चलेगा। ये क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है टू बी फिल्ड बाई सच रिप्रेजेंटेटिव्स, द रिमेनिंग सीट्स शेल बी फिल्ड बाई अदर मेंबर्स ऑफ दोज ट्राइब्स। ठीक है, फिर फंक्शंस क्या हैं इसके। फंक्शन ये है कि भाई ये एडवाइस देता है, किसको एडवाइस देता है, गवर्नर साहब को एडवाइस देता है। कब देता है, देखो किससे रिलेटेड देता है, इन स्केड्यूल्ड एरिया के लोगों की वेलफेयर से रिलेटेड एडवाइस देने का काम करती है स्केड्यूल्ड। ठीक है, ये TAC ये यही काम करती है। फिर बात करते हैं कि भाई गवर्नर जो होता है में मेक रूल्स प्रेस्क्राइबिंग और रेगुलेटिंग। तो कुछ रूल्स बनाते हैं ये गवर्नर साहब। कैसे रूल्स बनाते हैं भाई, कि भाई जो भी हैं कितने नंबर ऑफ मेंबर होंगे इस काउंसिल में, जो TAC थी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, उसमें कितने मेंबर होंगे, उस सबको जो है गवर्नर साहब बनाएंगे। तो द मोड ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, कैसे अपॉइंट होंगे, और अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द काउंसिल एंड ऑफ द ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स। तो ये सब कंडक्ट ऑफ द मीटिंग एंड प्रोसीजर, ये सब गवर्नर के अंडर गाइडेंस में ही डिसाइड होता है। तो गवर्नर में बाई पब्लिक नोटिफिकेशन डायरेक्ट that any particular act of parliament or the legislature of the state shall or shall not be applied to the scheduled area or any part thereof in the state subjected to such exceptions and modification as specified। तो बात ये है कि भाई साहब जो गवर्नर है ना, वही डिसाइड करेगा कि किस तरह से ये पार्लियामेंट का एक्ट हो या फिर लेजिस्लेचर का एक्ट है वो लागू होना है स्केड्यूल्ड एरिया में या नहीं होना है। तो इसकी पावर जो है गवर्नर के पास में है। तो गवर्नर में मेक रेगुलेशंस फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए ऑफ एनी एरिया इन द स्टेट विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग अ स्केड्यूल्ड एरिया। ठीक है, तो सच रेगुलेशंस में प्रोहिबिट करते हैं और रेस्ट्रिक्ट करते हैं द ट्रांसफ़र ऑफ लैंड बाई और among members of the scheduled tribes in such area, regulate the allotment of the land to members of the scheduled tribes in such areas। तो ये है कि गवर्नर ही जो है यहाँ पे रेगुलेशंस होते हैं, वो रेगुलेशन को बनाता है फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट ऑफ एनी एरिया। ठीक है, और रेगुलेशन कुछ इस तरीके के होते हैं जो कि प्रोहिबिट करते हैं, मतलब रोकते हैं या रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लैंड को, मतलब कि स्केड्यूल्ड एरिया का जो लैंड है, मान लो ये राजस्थान है,
ठीक है। तो राजस्थान में ये इस उदयपुर के आसपास के रीजन में जैसे मान लो कोई स्केड्यूल्ड एरिया है, कोई ट्राइब वाइब रहती है, तो इनका जो लैंड है ना, इनका जो एरिया है, इस पे आकर के कोई और कंस्ट्रक्शन नहीं हो या फिर कोई काम ऐसा इनका लैंड छिन नहीं जाए या फिर लैंड के ऊपर कोई एक्टिविटी, आउटसाइडिंग एक्टिविटी नहीं हो जाए बिना किसी परमिशन के, तो इसके ऊपर गवर्नर को पावर है, ठीक है। उस पर वो रेगुलेशन रूल्स बनाता है। इन मेकिंग सच रेगुलेशन द गवर्नर में अपील और अमेंड एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और एनी एग्जिस्टिंग लॉ आफ्टर ऑब्टेनिंग असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये है कि गवर्नर जो है कोई भी चाहे पार्लियामेंट का हो लो या फिर लेजिस्लेचर का हो, उसको अमेंड भी कर सकता है और रिपील भी कर सकता है अपने हिसाब से, जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेगा। कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट करेगा? स्केड्यूल्ड एरियाज़ में, ठीक है। तो ये होगी बात स्केड्यूल्ड एरियाज़ की। और 5th स्केड्यूल भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट बात आती है, ये अभी एक इंसिडेंट हो गया था मई के मंथ में, वो था विजाग गैस लीक का इंसिडेंट हुआ था। इसमें यार काफ़ी लोगों की डेथ होगी क्योंकि ये गैस लीक हो गई थी ना वहाँ पे। तो वो मीथेन टाइप का कुछ थी, अलग टाइप की गैस थी। उसको मैं अलग साइंस एंड टेक या किसी और सेक्शन में कवर करूँगा। लेकिन इस इशू में जो कि पॉलिटिकल इशू निकल के आता है वो ये आता है कि भाई साहब, ये जो है गैस तो लीक होगी, लेकिन जो लोग मरे हैं उनको हर्जाना कौन भरेगा भाई, उनके परिवारों को। तो उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट ने पहले क्या है, एक ये प्रोविज़न चलता था स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का। ये पुराना प्रोविज़न है दोस्तों। अभी जो नया लेटेस्ट चलता है वो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का। ये कब आया न्यूज़ में? ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट ना सुप्रीम कोर्ट ने जब एक जजमेंट दिया था 1986 में, उसके बाद से जो है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का कंसेप्ट आया। तो इसमें यह है कि स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी में तो कुछ कंपनियां हैं जिनकी कंपनियों में मतलब जैसे अभी LG कंपनी में जो है गैस लीक हुई है, तो इसको पैसे भरना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के केस में कुछ एक्सेप्शंस दिए गए हैं और एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के केस में कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। बस फ़र्क यही है इनके बीच में। अगर UPSC क्वेश्चन पूछेगी प्रीलिम्स में तो ऐसे ही पूछेगी कि ये किससे डील करता है ये एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, क्योंकि ये एक रिसेंट चीज़ है। ये तो बहुत ओल्ड पुरानी सी चीज़ है, तो UPSC उतनी इंटरेस्ट नहीं लेगी स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी को लेकर के। लेकिन हाँ, एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है और अप्लाई होता है आज के टाइम में। इसकी वजह से जो है जिन लोगों की डेथ हो गई है उन सबको पूरा मतलब पैसा वैसा मिलेगा और क्या। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल के बारे में भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इवॉल्व इन ईयर 1868 में, तो ये कोई केस था उसके बेसिस पे हुआ था इवॉल्व, फिर बिकम ऑब्सोलीट, मतलब पुराना हो गया, ये अब सड़ चुका है। नाउ विद द एवोल्यूशन ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो एनी पर्सन हु इंडल्ज इन नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड एंड हु कीप्स हजार्डियस सब्सटेंसेज ऑन हिज प्रीमाइसेस विल बी हेल्ड स्ट्रिक्टली लाइबल इफ सच सब्सटेंस एस्केप्स। अगर मान लो कोई ऐसी गैस उड़ा करके चली गई और एटमॉस्फेयर को ख़राब कर दिया और लोग मरने लगे ना, तो वो आदमी रिस्पॉन्सिबल होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस थे इस केस में। वो एक्सेप्शन एक बारी को देख लो, जैसे एक्ट ऑफ गॉड हो गया कि ऑटोमेटिकली अपना आप ही हो गया, या प्लेंटिफ ऑफ ऑन फॉल्ट होगी, या फिर थर्ड पार्टी किसी और की वजह से हो गया ऐसा कोई इंसिडेंट जो हजार्डस एक्टिविटी होगी, वॉज बीइंग कैरिड आउट विद कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। अब बात ये है कि ये इतना तो काम का नहीं है, लेकिन ये कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए थे जिनके बेसिस पे ये बोल दिया कि कुछ कुछ जगहों पे कंपनी को पैसे नहीं भरने पड़ेंगे। लेकिन भाई एब्सोल्यूट लाइबिलिटी में ये सब हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट भाई साहब आए और बोला उन्होंने कि वाइल डिसाइडिंग द ओलियम गैस लीक केस हुआ था दिल्ली में 1986 में, फाउंड स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी वोफुली इनएडिक्वेट टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स के राइट भाई इन एन इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया में, तो रिप्लेस्ड इट विद द एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। बात वही ले दे करके घूम के आने वाली यही कहेगा कि भाई साहब पैसे भरने पड़ेंगे आप कंपनी वालों को, ये जो लोगों की डेथ हुई है। और फिर ये है कि एक बात है यहाँ पे कि ये एक राइट टू लाइफ, एक ये यहाँ पे जो है UPSC बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना सकती है कि प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लाइबिलिटी इज़ पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, ठीक है।
ये इसी जजमेंट के बाद आया था दोस्तों। ये 1986 में जब जजमेंट दिया तो प्रिंसिपल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया था। चलो दोस्तों, बहुत बातें होगी और आप सभी ने जो है अगर ये वीडियो आखिर तक देखी तो मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की होगी, मई करंट अफेयर्स की होगी, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू वेरी मच।